नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। करंट अफेयर के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। जनवरी का दूसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। एक स्तरीय करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को होगी इसको पढ़ने में। कारण ये है कि इसका जो लेवल है वो एग्जाम से भी काफी ठीक ठाक बनाने की कोशिश की गई है। थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं और लंबे क्वेश्चंस के कारण आपको थोड़ा सा बोझिल महसूस हो सकता है। लेकिन वही बात है ना कि जिसकी रफ कॉपी जितनी ज्यादा गंदी होती है, उसकी एग्जामिनेशन की कॉपी उतनी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर जितना ज्यादा दिमाग अपना गड़ा लेंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने दिमाग पर प्रेशर दे लेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी के दूसरा यानी जनवरी महीने के दूसरे खंड पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दूसरा खंड है जनवरी का। पहला प्रश्न है, रूस ने कुदानकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा। कुदानकुलम परमाणु संयंत्र के संबंध में दो कथन यहाँ पर दिए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तमिलनाडु के कुदानकुलम संयंत्र में 6 रिएक्टर होंगे जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6000 मेगावाट होगी, और कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। अभी तक आप इतना पढ़ के छोड़ देते थे कि कुदानकुलम कहाँ पर है, तो कुदानकुलम तमिलनाडु है। 6 इसमें रिएक्टर होंगे, इसको ध्यान रखना है। 6000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और ये सबसे बड़ा ऊर्जा स्टेशन है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नोवोरोसियस्क समुद्री बंदरगाह पोत जो है वो नोवोरोसियस्क समुद्री बंदरगाह से भेजा गया है। कहाँ से भेजा गया है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये नोवोरोसियस्क ये समुद्री बंदरगाह है जहां से ये पोत भेजा गया है। ठीक है। तो ये 2025 में इसका ये सेट भेजा गया है, और 2013 और 16 में ये पहली 2 इकाइयां जोड़ी गई थी। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। काम की बातें करेंगे, फालतू बातें नहीं। सत्य कथनों का चयन इसमें से करना है। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। इसके लिए बिग डेटा के लिए, बिग डेटा बहुत चर्चा का विषय है। बिग डेटा में तो सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। और डेटा साइंस पर जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति है उसमें ये शामिल हो गया है। यूएनसीबीडी यूएनसीईबीडी का गठन सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करने के लिए किया गया था। यानी कि इसका जो पर्पज था यूएनसीईबीडी का, वो क्या था अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मोटो ऑफ यूएनसीईबीडी का यूएनसीईबीडी का पर्पज क्या है, तो ये सही है और ये भी सही है। भारत इसमें शामिल हो गया है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। कितने लोग हैं जो बिग डेटा के बारे में जानते हैं? बिग डेटा क्या है, बिग डेटा प्रोजेक्ट क्या है? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला है मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है बेंगलोर का, वहां पर इसको किया जा रहा है। संक्रामक रोग अनुसंधान आयोजित करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। ठीक है। त्वरित निदान और बेहतर प्रबंधन यहाँ पर किया जाएगा संक्रामक रोगों के संबंधित। संक्रामक रोग जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, कवक से होते हैं, परजीवियों से होते हैं, उन पर ध्यान इसका केंद्रित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यूथ डे या युवा दिवस 1984 में सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अभी तक काम बन जाता था, हम पढ़ लेते थे कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल इतना डीप पूछा जा रहा है कि कब से मनाया जा रहा है, तो 1984 में पहली बार इसको मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। 1902 में वो नहीं रहे।
एक डेट है 1897 की, मतलब सन है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से की थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, दोनों फैक्ट दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सारी तिथियां आपको याद रखनी है। 1863 में कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में इनका जन्म हुआ। इनको, जो विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? स्वामी किसने कहा था इनको? स्वामी विवेकानंद किसने कहा था नरेंद्र दत्त को? आंसर कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। भारत भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अभी जो हाल में पेपर हुआ पीसीएस का, उसमें ऐसे सवाल पूछे गए। मंगोलिया तांबे और कोकिंग कोयले से समृद्ध है और भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। यानी कि भारत में तांबे की खानें हैं। खेतरी की खान आप जानते हैं, है ना? खेतरी की खान आप जानते हैं, परमहंस ने दिया था। और सही से सोचिए, खेतरी की खान आप जानते हैं, और खेतरी की खान जानने के बावजूद अगर आप ये प्रश्न का आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप समझिए। तो भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही है। भारत के पास इतनी ज्यादा नहीं है उत्पादन क्षमता कि वो अपनी डिमांड को, अपनी मांग को पूरा कर सके, तो भारत को आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों देश की जो कैबिनेट है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और भारत की जो जेएसडब्ल्यू स्टील है और सेल कोकिंग कोयले की 2 खेप आयात करने के लिए मंगोलियाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है, और तांबे की आपूर्ति भी भारत करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन बताएं। एक सफल डॉकिंग के बाद भारत दुनिया में अंतरिक्ष डॉकिंग सुविधा वाला तीसरा देश बन गया। राजा अजीत सिंह ने, राजा अजीत सिंह ने दिया था। वेरी गुड। 2 तेज गति से चलने वाली अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में ले जाया जाता है, एक दूसरे के करीब लाया जाता है और फिर डॉकिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में डॉक किया जाता है। डॉकयार्ड जैसे कहते हैं, डॉकयार्ड जो बंदरगाह होते हैं, डॉकयार्ड कहते हैं ना, तो ऐसे ही 2 को ऐसे करके एक जगह पे डॉक किया जाता है, उसी प्रक्रिया को ऐसा कहा जाता है। तो इसरो ने अभी स्पाडेक्स के तहत 3 मीटर रेंज में उपग्रह लाकर ये काम किया है। ठीक है, 3 मीटर दायरे में 2 उपग्रह ये ले आए, यानी कि इतनी एक्यूरेसी इसरो ने करके ये सिद्ध कर दिया है कि भारत ऐसा कर सकता है। लेकिन भारत के पहले 3 देश कर चुके थे, इंडिया ये चौथा कंट्री है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सफल डॉकिंग, यानी कि एक स्पेस और उससे 3 मीटर की दूरी पे दूसरा स्पेस, और दोनों को डॉक करना, यानी कि यहाँ पर रोक देना। ठीक है, तो अब ये करने में, यानी वो दोनों के बीच बीच में केवल 3 मीटर का ये जगह है, स्पेस है, तो भारत जो है वो चौथा देश बन गया है। ठीक है ना? और ये ध्यान रखिएगा, ये स्पाडेक्स इसी से रिलेटेड है। SDX-01 और SDX-02 ये दोनों थे, SDX-01 और SDX-02 जिनको डॉक किया गया है, इन दोनों को डॉक किया गया है। ठीक है ना? दोनों को जोड़ा क्या बिल्कुल पास में लाया जाता है, ऐसा सोचिए। जोसेफ ऑन को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं और लोग ध्यान नहीं देते थे उस पर। लोग कहते थे कि नियुक्ति आप पूछी नहीं जाती है, और इस बार उठा के सवाल 2-3 को मिला के पूछा गया। ठीक, खेतरी के राजा अजीत सिंह। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये लेबनान का राष्ट्रपति इनको चुना गया है, जोसेफ ऑन। नाम क्या है इनका? जोसेफ ऑन, और इनको लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, कितने वोट से जीते क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में भर्ती से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? योजना का नाम है पार्थ, और ये शुरू की गई है एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है मध्य प्रदेश। और इसका काम क्या होगा? पैरामिलिट्री, पुलिस, भारतीय सेना में भर्ती होने से पहले शारीरिक और मानसिक तौर पे, फिजिकली एंड मेंटली तैयार करना। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संबंध में पहला है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस वर्ष 5 अंक गिरकर 85 हो गई है।
दूसरा है सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है। भारत की रैंकिंग 5 गिरी है, 80 से 85 पहुंच गई है और सिंगापुर लगातार दूसरे साल बना हुआ है। तो ये जो रैंकिंग है ये जनवरी की रैंकिंग है, जनवरी 25 की रैंकिंग है, ये ध्यान रखिएगा। 2024 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें भारत की पोजीशन 80 नंबर पे थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी ये 50वें नंबर पर पहुंच के गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देखा जाए तो पाकिस्तान 103 नंबर पे है और बांग्लादेश 100वें नंबर पर है, 100 नंबर पर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है कि जितना सशक्त पासपोर्ट होगा उतनी अच्छी रैंकिंग होगी और भारत की रैंकिंग कितनी है? 85 हो गई है। बहुत अच्छी रैंकिंग ये नहीं मानी जा रही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये सरकार है कौन सी? वहां का लोक प्रशासन संस्थान जो है उसका नाम बदल दिया जाएगा और उसका नाम रख दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यह है हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिमला वहां की राजधानी है, तो वहां पर इसका नाम यानी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कर दिया गया है। आपको सत्य कथन बताना है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को यह सम्मान दिया गया। वह सऊदी भारतीय हेल्थ केयर फोरम के उपाध्यक्ष भी हैं। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 इनको दिया गया है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 इनको दिया गया है। और ये बात भी सही है, दोनों सही है। सऊदी भारत हेल्थ केयर फोरम के ये उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट यही है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन सा रहा? इस बार 2 डिग्री करके एक क्वेश्चन पूछ लिया था और कहीं भी कोई आंकड़ा ऐसा नहीं मिल रहा था जहां पे 2 डिग्री दिया हो। क्वेश्चन के साथ क्या होगा पता नहीं, लेकिन बच्चों के साथ जरूर खिलवाड़ हुआ। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष जो रहा है वो 2024 रहा है, ठीक है। इसको पार कर गया है और 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना हुआ है, 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड ये हुआ है, ठीक है। और बस कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है 2024 में ये 422 ppm रही है, भाग प्रति मिलियन, पार्ट पर बिलियन के उच्च स्तर पर ये पहुंच गई है, ठीक है, ध्यान रखिए। और 2025 में जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, पेरिस एग्रीमेंट ये पूछा जाता है ना। तो इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत औसत तापमान को कितना रखना था? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना था, लेकिन ये पार कर गया 2024 में। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राष्ट्रमंडल इस समय चर्चा में लगातार बना हुआ है। सारे लोग जब बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल की चर्चा करते हैं, कहते हैं राष्ट्रमंडल में भारत को ये करना है वो करना है। तो ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ये इसकी घोषणा की है कि ये भारत में होने वाला है 2026 में। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों की और पीठासीन अधिकारियों की बैठक कहां पर होगी? भारत में होने वाली है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सम्मेलन 70, 71, 86 और 2010 यानी कि 1970, 71, 1986 और 2010 इतने बार यहाँ पर भारत में हो चुके हैं। इसके बाद अब हो रहे हैं,
ठीक है। कहाँ पर आयोजित होंगे? अभी जो वेन्यू इसका रखा गया है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में होंगे। हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, जो राजधानी है हमारी, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताने हैं। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने वार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत भारत की पहली सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के सहयोग से एम्पावर विज सपनों की उड़ान, न्यू शॉप इसके सहयोग से एम्पावर विज सपनों की उड़ान ये लॉन्च की है। नीति आयोग में 2018 में एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया WEP यानी कि महिला उद्यमिता मंच 2022 में सार्वजनिक निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न जो बनेगा, महिला उद्यमिता मंच ये किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग। इसने वार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम शुरू किया न्यू साप के सहयोग से, ये भी सही है। और ये 2018 में एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया गया था और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी में परिवर्तित हो गया। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों की आजकल डिमांड ज्यादा है। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली सत्य कथन ही बताना है। स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक टेक्निक का उपयोग करके 2 दिनों के भीतर दुनिया की पहली 2 रोबोटिक हृदय संबंधी टेली सर्जरी सफलतापूर्वक भारत में कर दी गई। भारत में रोबोट ने हार्ट सर्जरी की है। ठीक है, रोबोटिक हार्ट सर्जरी। इसका नेतृत्व SS इनोवेशन इंटरनेशनल इंक के संस्थापक अध्यक्ष और CEO डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने किया। भाई कोई ना कोई तो उसको डायरेक्ट करेगा ना, तो डायरेक्टर जो डायरेक्ट कर रहे थे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव थे। तो दोनों बातें सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुई है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये गुरुग्राम में हुई है। कहाँ पर हुई है? ये गुरुग्राम में हुई है। ठीक है, गुरुग्राम में हुई है। ठीक है, और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और राजस्थान का जयपुर में एक निजी अस्पताल था, वहां पर मरीज था। यहीं से इसको कंट्रोल करके 286 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर 58 मिनट तक लगातार वहीं से कंट्रोलिंग की गई और ये कर रहा था, पूरा काम कर रहा था। इस तरीके से रोबोटिक सर्जरी हो रही थी, यानी कि जहां हो रही थी वहां पे डायरेक्टर नहीं गए थे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहां पर शुरू हुआ? यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत। देखो भारत को इधर विकसित कहा जा रहा है और यूपी कमीशन है वो कुछ अलग ही अपना राग अलाप रहा है ना। तो ये कहां पर शुरू हुई? वो नई दिल्ली। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री है ना, तो मनसुख मंडाविया ने इसका नेतृत्व किया। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। जोड़ मोड़ सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरंग का नाम क्या है? जोड़ मोड़ सुरंग। जोड़ मोड़ सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच रणनीतिक गलियारा बनाने में पहला मील का पत्थर होगी। इसका निर्माण गगनगीर और सोनमर्ग के बीच थाजिवास ग्लेशियर पर्वत ग्लेशियर जो है उसके नीचे किया गया है। यह मोदी कश्मीर और लद्दाख के बीच में साल भर कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए इसका उद्घाटन उन्होंने किया। और ये दोनों ध्यान रखिएगा, गगनगीर और सोनमर्ग इनके बीच में इसको बनाया गया है। ये दोनों की दोनों बातें ये सही है। साल भर ये खुला रहेगा, पर्यटक तो इसका लाभ उठाएंगे, बाकी स्ट्रेटेजिक महत्व भी है इसका। ठीक है, 13 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है, जून नहीं जनवरी को। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रखा है और इसकी अनुमानित वृद्धि दर क्या है? बार बार मैं उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहूंगा जिसमें कहा गया था कि भारत एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये कितना है? 6.6%। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब बरकरार रख रहा है और ये जो विकास दर है वो कितनी है? 6.6% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। यूपी सरकार और गूगल क्लाउड द्वारा AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य लाखों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक ही स्थान पर सलाहकार सेवाएं, ऋण, मशीनीकरण और बाजार संपर्कों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि नेटवर्क ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही जगह पर उनको सलाह भी मिल जाए, ऋण चाहे ऋण मिल जाए, मशीनीकरण हो जाए, बाजार संपर्क हो जाए, सब हो जाए। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, ध्यान रखना है। क्या बताना है? असत्य कथन। लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। वह मेगन रैपिनो के बाद प्रेसिडेंशियल मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी आप जानते होंगे, इनके बारे में बताने की तो जरूरत है नहीं, है ना। अब और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने ये पुरस्कार इनको दिया है। दोनों बातें सही हैं, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। असत्य कथन यहाँ पूछा जा रहा था। अवार्ड का नाम याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे सम्मानित किया गया है। बीमा सखी योजना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। योजनाएं भी खूब पूछी जा रही हैं। गोवा इस प्रमुख योजना को शुरू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा शुरू की गई इस योजना को 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 10वीं कक्षा पास है। दो शर्तें याद रखिएगा, 18 से 70 के बीच की हो और 10वीं कक्षा पास हो। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने बीमा सखी योजना शुरू की है। इसके पहले हरियाणा शुरू कर चुका है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है? वो है हरियाणा, और सेकंड स्टेट कौन सा बना है? गोवा। दोनों बातें सही हैं, और एलआईसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ में 24 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके संबंध में कथन, यह एक अर्ध न्यायिक संस्थान है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ये क्या है? एक अर्ध न्यायिक संस्थान है ना, जिसको कहते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। और इसकी स्थापना 1 जून 2016 में की गई थी। ये डेट भी याद रखिएगा, क्वाजी जुडिशियल 1 जून 2016। मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है रामलिंगम सुधाकर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, है ना। इसमें 11 न्यायिक सदस्य और 13 तकनीकी सदस्य शामिल हैं। 11 इसमें जुडिशियल वाले और 13 जो है वो टेक्निकल सदस्य शामिल हैं। दोनों बातें ये सही है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताने हैं। 8 जनवरी को सरकारी संकल्प जारी होने के बाद मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा पहली भाषा थी 2004 में संस्कृत, जिसको ये दर्जा दिया गया था। 2004 में सबसे पहले दिया गया था तमिल को, संस्कृत को दिया गया था 2005 में। पहली तमिल थी, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं टोटल? सब सब एक एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, जो लोग इसमें पुराने हैं उनको पता होना चाहिए। 11। पहले कितनी थी? अब कितनी हो गई है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हो गया। उसके संबंध में इस महोत्सव के दौरान मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जावेद अख्तर, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड इनको दिया गया है। पत्रकार रफीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। 6-5-11 ठीक है, दोनों सही, दोनों सही है। 61 फिल्मों का चयन इस फेस्टिवल के लिए किया गया। 10 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया, भूटान,
हर जगह की फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में आपको कथन देखने हैं और उसमें से सत्य कथन बताने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 24 में 1,46,195 किलोमीटर हो गई। भारत के पास दुनिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। तमिलनाडु की राजकीय भाषा संस्कृत है, ऐसा कहां कहा? तमिलनाडु 2004 में शास्त्रीय भाषा वहां पर घोषित की गई थी, तो वो पहली तमिल भाषा थी। पीएम की राजकीय भाषा क्या होता है? पीएम क्या है? पीएम समझ नहीं पा रहा हूं सिप्रा, बताइए। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। भारत दूसरा सबसे बड़ा। विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो तमिलनाडु को टीएन लिखना चाहिए ना, राजकीय भाषा वहां की संस्कृत तो नहीं है, तो ए सही है। जरा बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसके पास है? लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड। ना, यूनाइटेड स्टेट के पास है। मुझे लगा था कि सब लोग चाइना बताएंगे। यूनाइटेड स्टेट के पास है, मुझे तो यही पता है। ठीक है, किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट के पास है। 6.6 मिलियन किलोमीटर उसके पास है। प्यार से भाव गायकन नाम से जाने वाले भाव गायकन पार्श्व गायक जी पी जयचंद्रन का केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। उनके संबंध में उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 16,000 से अधिक गाने गा दिए। मतलब एक से एक बढ़ के लोग पड़े हुए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, तमिलनाडु राज्य सरकार का कलैमा मणि पुरस्कार और जेसी डैनियल पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार इन्होंने जीते थे। दोनों बातें सही हैं। नाम याद रखिएगा इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम इनका है पी जयचंद्रन। पी जयचंद्रन, पी जयचंद्रन। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताने हैं। बैंडेड रॉयल तितली रचना जलिंद्र इंद्र एक दुर्लभ तितली प्रजाति है, त्रिपुरा में खोजी गई है और यह सिपाही जला जिले के सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई है, त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली, जिसको रचना जलिंद्र इंद्र के नाम से भी जाना जा रहा है। एक थे हैं अनिमेश दास, उन्होंने शोध दल में थे, तो उन्होंने 2021 में इसको देखा था पहली बार, उसके बाद में ये खोज रहे थे उसको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान सत्य कथन बताना है और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा अपने थायूर परिसर में एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा ये शुरू की गई है। इस सुविधा का उपयोग बंदरगाह, अपतटीय, तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं में मदद के लिए संरचनाओं पर 3D तरंगों के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। आईआईटी मद्रास इनोवेशन में बहुत तेज है, दोनों बातें यहाँ पर सही है। अनुसंधान और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय बनाएंगे, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरऑपरेबल सोनोबॉय यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। मई 2022 में शुरू की गई यूएस भारत आईसीईटी पहल के तहत
अल्ट्रा मैरीटाइम और वीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड हिंद महासागर के लिए अनुकूलित उन्नत सोनोबॉय तकनीक विकसित करेंगे, जो अनुकूलित मल्टी स्टेटिक सक्रिय समाधानों के साथ व्यापक क्षेत्र की खोज को सक्षम करेगा। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। बस भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी ने भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की, साथ ही 10 मिलियन व्यक्तियों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बनाई? किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने ऐसा किया है? 10 मिलियन व्यक्तियों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना, $3 बिलियन के निवेश की घोषणा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऐसे सवाल को पूछे जाते हैं। सत्या नडेला इसके सीईओ है। सत्या नडेला ने ये घोषणा की है, भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए $3 बिलियन की निवेश होगी और 10 मिलियन व्यक्तियों को एआई कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग ने शुरू की है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली, ऑनलाइन एफआईआर किया जा सकता है ना? गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली, तो ये जो है वन्यजीव और वनों के संरक्षण अधिनियमों के तहत जो वन अपराध हो रहे हैं, वन विभाग ने शुरू किया है ना, तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है वन अपराधों को रोकने के लिए। कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है उसका जवाब। जॉन महामा तीसरी बार किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने? एक अभी और आए थे और इनका नाम है जॉन महामा, तीसरी बार बने हैं, तीसरी बार। ठीक है, 2012 से 17 के बीच में थे, पहली बार 12 में बने थे, फिर उसके बाद में बीच में दूसरे लोग आ गए थे, लगातार नहीं रहे हैं, और ये रहे हैं घाना के। कहाँ के? घाना के। जॉन महामा कहाँ के रहे हैं? घाना के, ध्यान रखिएगा, और तीसरी बार ये बने हैं। भारत की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस साल मार्च में दक्षिण दिल्ली के किलोकरी में शुरू होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ शुरू होगी? किलोकरी में। उसके बारे में, भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होगी, और ये राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी है, जो रिलायंस समूह और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। रिलायंस और दिल्ली सरकार दोनों के बीच में, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी होगी जो वाणिज्यिक उपयोग स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है, इसकी बात हो रही है। किलोकरी ये दिल्ली में पड़ता है, वहां पे शुरू की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड गुप्टिल के पास है, 14,000 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, और 14 साल तक लगभग इन्होंने खेला है। उन्होंने 2015 विश्व कप के दौरान 163 गेंदों पर नाबाद 237 रनों की पारी खेली थी। 2015 का जो विश्व कप था उसमें इन्होंने 237 रनों की पारी खेली थी, नाबाद रहे थे। तो दोनों बातें सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुप्टिल के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय, ये भाई इधर चला गया है, यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीजा प्रणाली 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गई? 1 जनवरी 2025 से डिजिटल ई वीजा प्रणाली किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो इजराइल के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, सरल बनाती है। अगर वीजा का आवेदन करना है तो भौतिक फिजिकली जो पेपर आपको सब जमा करने पड़ते थे वो सब हटा दिया गया है, ऑनलाइन ही सारा काम
हो जाएगा। ठीक है। और इजराइल के आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करके इजराइल के वीजा के लिए पूरी तरीके से ऑनलाइन आवेदन लोग कर पाएंगे। आपको सत्य कथन बताना है। हर साल 10 जनवरी को 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था। हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे अधिक भूली जाने वाली भाषा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था, ये सही है, और 75 की वर्षगांठ को हर बार मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दो जो और भाषाएं हैं, थर्ड हिंदी है, तो दूसरी पहली कौन सी है? पहली और दूसरी, यहाँ पे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहली दूसरी कौन सी भाषाएं हैं? आंसर कीजिए। लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस इन वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा आपकी इंग्लिश हो जाएगी, और उसके बाद में मैंडेरिन, चीन चाइनीज जो है, और फिर हिंदी हो जाएगी। इंग्लिश सबसे ज्यादा इंग्लिश है, इंग्लिश, और उसके बाद में मंडारिन जिसको चाइनीज बोलते हैं, और फिर आपकी हिंदी हो जाएगी। बात समझ में? फिर थर्ड पे, फर्स्ट पे इंग्लिश होगी, फिर सेकंड पे आपकी मैंडारिन हो जाएगी, चीन हो जाएगी, चाइना में जो लैंग्वेज बोली जाती है, और फिर फोर्थ पे स्पेनिश आएगी, फोर्थ पे आ जाएगी आपकी स्पेनिश। 5 साल के अंतराल के बाद 18 से 20 जनवरी 2025 तक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? फ्लेमिंगो महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में तिरुपति पड़ता है, तिरुपति बालाजी जो है, तो वहीं पर 18 से 20 जनवरी के बीच में ये फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया गया। पक्षियों को यहाँ पर जब एकत्रित होते हैं, लगभग 200 से अधिक किस्मों के पक्षी एक छोटे से क्षेत्र में आते हैं और वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो उसके लिए पूरा ये लोग सुविधाएं भी डेवलप करते हैं, बुनियादी सुविधाएं, कि उन लोगों को दिक्कत ना हो, ध्यान रखते हैं। सरकार एमएसएमई के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रही है। एमएसएमई के संबंध में आपको बताना है, ये 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि भारत में एमएसएमई का सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए योगदान 2017-18 में 29.7% था, 22-23 में 30.1% हो गया है, यानी कि ये बढ़ रहा है, एमएसएमई क्षेत्र ग्रो कर रहा है, ऐसा बता रहा है। 50 मिलियन लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई, है ना। एमएसएमई का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, एमएसएमई का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। एमएसएमई किसे कहते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको एमएसएमई कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ये सही दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? छोटा सा प्रश्न है। बहादुर सिंह सागू, ये एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, इन्हीं को चुना गया है, बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया? किस राज्य में? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, और जैविक के लिए किसको जाना जाता है? सिक्किम को। तो सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सोरेंग, तो सोरेंग ये वहां का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर किया है। ठीक है, जलीय कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। आपको सत्य कथन बताने हैं। इंडस फूड 2025 देश की कृषि से खाद्य व्यापार प्रदर्शनी 8 से 10 जनवरी तक मुंबई में आयोजित की गई। 30 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 2300 से अधिक प्रदर्शक पार्टिसिपेट किए। वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित इंडस फूड एशिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है।
3 समवर्ती व्यापार मेलों के साथ इंडस फूड 2025 का आयोजन प्रारूप खेत से लेकर खाने तक की मूल श्रृंखला में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया। ये आयोजन हुआ है, ये दिल्ली एनसीआर में हुआ है, दिल्ली एनसीआर में आयोजित की गई। पहला गलत है, बाकी यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। ये प्रदर्शनी जो होती है वो दिल्ली में ही होती है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल पुणे स्थित स्टार्टअप अत्रेय इनोवेशन के द्वारा विकसित किया गया। इसका नाम क्या है? अनिरुद्ध जोशी ने आईआईटी बॉम्बे में ये पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने शोध प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक को तैयार किया है। इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। देखो, आयुर्वेद जो है वात पित्त कफ इन तीनों को नियंत्रित करने का काम करता है और इसी से सारी बीमारियां होती हैं और नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं इसमें। तो नाड़ी तरंगिणी, नाड़ी के तरंग को पहचानना, पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रथाओं के आधार पर इन्होंने नाड़ी तरंगिणी को डिजाइन किया है। और एल्गोरिदम, पल्स रीडिंग और एल्गोरिदम जो कंप्यूटर का है, तो उसको मॉडर्न एल्गोरिदम के साथ इन्होंने क्या किया है, वात पित्त कफ, तनाव का स्तर, पाचन, स्वास्थ्य, वो दशा ये बता पाएगा, है ना। लगभग माना जा रहा है कि 85% ये सटीक विश्लेषण कर रहा है। असत्य कथन की पहचान करना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए विनियम 2025 यूजीसी के द्वारा जारी किए गए। राज्यपाल जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उनका चयन प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण होगा, अधिक नियंत्रण होगा ये कहा गया है, और ज्यादा नियंत्रण होगा। और इस पे विवाद चल रहा है। केरल ने इसके खिलाफ विधेयक पास कर दिया है, कई और स्टेट उसमें कर रहे हैं। साथ में जो मतलब राजग है, राजग दल में भी समस्या आ रही है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है। दोनों बातें सही है। पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। 43 का डी होगा, असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? सांख्यिकी मंत्रालय ने 6.4% ये अनुमान लगाया है। 6.4% ये अनुमान लगाया है सांख्यिकी मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक निर्दिष्ट स्थल निर्धारित किया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के अलावा प्रणब मुखर्जी 2 बार वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री और एशिया के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 2010 के रूप में उनको मान्यता भी दी गई थी। तो दोनों बातें ये सही हैं। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे वित्त मंत्री थे, फिर राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने लिए। उनमें से कोई एक फैसला आप हमको बता सकते हैं? बताइए। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसे इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव बनाया गया है? तो यह है वी नारायणन, अंतरिक्ष विभाग का सचिव। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव इनको बनाया गया है। ठीक है, बताइए। नहीं नहीं, बाद में। ठीक है, तो वी नारायणन। ठीक है, केरल के वालियामाला में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है केरल में, उसके निदेशक थे ये। LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, उसके ये अभी तक क्या थे? डायरेक्टर थे, निदेशक थे। अब इनको सचिव बनाया गया है इसरो का, और इसरो का अध्यक्ष। भाषानी सक्षम ई श्रम पोर्टल अब कितनी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध हो गया है? भाषानी सक्षम ई श्रम पोर्टल अब कितनी भाषाओं में? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको किया। 22 भाषाओं में यह सक्षम हो चुका है। 22 भाषाओं में ये सक्षम हो चुका है। 22 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है।
7 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल आबदीन, मतलब पूरा उनका नाम सुनिए, राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल आबदीन, प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता इन लोगों ने की। यह बैठक कहां पर संपन्न हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्थान भारत के दिए हैं। सबसे प्रोबेबल क्या है? नई दिल्ली। कहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है? नई दिल्ली में होने की ना, राष्ट्रीय राजधानी वहीं पर होगी। तो अजीत डोभाल और मलेशिया, इनका नाम याद रखना मुश्किल है। बिन जैनल आबदीन नुसीरवान याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन आपको करना है। आरबीआई ने जनवरी 2025 से अनिवार्य किया है कि सभी ऋणदाताओं को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। इससे पहले क्रेडिट ब्यूरो को महीने में केवल एक बार ऋणदाताओं से अपडेट कराया जाता था, केवल एक बार होता था। अब 15 दिन पे किया जाएगा। दोनों बातें ये सही है। किसने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंकर होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी इसी के पास होती है, यही पूरा रेगुलेट करता है ना। अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा। हालांकि दुर्घटना की सूचना 72 घंटे के भीतर पुलिस को दी जानी अनिवार्य है, कि 72 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए। नितिन गडकरी ने अभी सड़क सुरक्षा के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की थी। किसने किया था? नितिन गडकरी। राज्यों परिवहन मंत्रालय उन्हीं के पास है। क्या है, कौन से मंत्री हैं जरा बताइए? गडकरी। राजमार्ग वाला मंत्रालय उनके पास है। तो 1.5 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय को कवर करने की बात हुई है। 7 दिनों तक या अधिकतम 1.5 लाख तक, 7 दिन तक इलाज होगा या 1.5 लाख रुपए। और ये सूचना जो दी जानी है, ये 24 आवर के अंदर पुलिस को दी जानी अनिवार्य है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जनवरी का दूसरा पार्ट रहा। आज दोनों पहले और दूसरे पार्ट को हम लोग, वित्त मंत्री थोड़ी ना है, सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उनके पास है। सोनिया, यू आर राइट। ठीक है, तो ये जो है आपको पीडीएफ हम वहां पे करंट अफेयर का जो फोल्डर है उसी में अपडेट कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को मिल जाएगा, रात तक अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्लासेस तो हम तेजी से चला सकते हैं, लेकिन तैयारी जरूरी है। तैयार अगर अच्छे से नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।